तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था चैप्टर 1, धारा 1 से लेकर 3 तक पढ़ा था। आज के चैप्टर में हम धारा 4 से लेकर 13 तक पढ़ेंगे, जो कि है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 है दंडों के विषय में, जो पनिशमेंट्स हैं उनके विषय में है ये चैप्टर नंबर 2। और ये धारा 4 से लेकर 13 तक है, 4 से 13 तक। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। तो चलो हम देखते हैं धारा 4। सबसे पहले चैप्टर 2 है वो पनिशमेंट के संबंध में है। तो इसमें जो भी पनिशमेंट, किस प्रकार का पनिशमेंट हो सकता है, किस प्रकार से उसको दिया जा सकता है, उसके बारे में पूरा बताया गया है। तो सबसे पहले इसकी धारा 4 क्या है? दंड। दंड क्या है कि अपराधी इस संहिता के उपबंधों के अधीन जिन दंडों से दंडनीय है वे हैं। इस संहिता के अधीन अपराधी है वो किन किन दंडों से दंडनीय है, वो इस प्रकार से हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला है मृत्यु। सबसे पहले मृत्युदंड है, जिसे मृत्युदंड दिया जा सकता है अपराधी को, अगर वो अपराधी पाया जाता है। और दूसरा है आजीवन कारावास। थर्ड है कारावास। कारावास 2 टाइप का होता है, एक होता है कठोर कारावास और दूसरा होता है सादा कारावास। कठोर कारावास का मतलब क्या होता है? सादा कारावास नॉर्मल जेल की सज़ा होती है, और कठोर कारावास का मतलब होता है इसमें साथ में परिश्रम भी करवाया जाता है, कठोर कार्य भी करवाया जाता है, उसमें कठोर श्रम शामिल होता है, तो होता है कठोर। फोर्थ है संपत्ति का समाप्रण। उसकी संपत्ति की कुर्की कर ली जाती है, उसका समाप्रण कर लिया जाता है। नेक्स्ट है जुर्माना, और एक नया और जोड़ा गया है इसमें, सामुदायिक सेवा। ये आईपीसी में नहीं था, अभी भारतीय न्याय संहिता में जोड़ा गया है सामुदायिक सेवा। तो इस प्रकार से टोटल हो गए 6 प्रकार के ये दंड हैं, जो कि इसमें बताए गए हैं धारा 4 में। क्या क्या हो गए? पहला हो गया मृत्युदंड। दूसरा, उससे ये घटते क्रम में है, उसके जो ग्रेविटी है उसके घटते क्रम में है। तो पहला हो गया मृत्युदंड, दूसरा हो गया आजीवन कारावास, तीसरा कारावास। कारावास 2 टाइप का है, कठोर और सादा। इसके बाद है संपत्ति का समाप्रण, फिर 5वां है जुर्माना, और 6ठा है सामुदायिक सेवा। तो इस प्रकार से 6 टाइप के कारावास, 6 टाइप के दंड दिए जा सकते हैं भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत। नेक्स्ट है धारा 5। धारा 5 क्या है? मृत्युदंडादेश या आजीवन कारावास का लघुकरण। जो मृत्युदंडादेश दिया गया है उसका, या फिर आजीवन कारावास दिया गया है उसका लघुकरण। उसका कब किया जा सकता है, उसको कम कब किया जा सकता है? तो हर मामले में, किन मामलों में मृत्यु का दंडादेश दिया गया है, उस दंड को अपराधी की सम्मति के बिना भी समुचित सरकार इस संहिता द्वारा उपबंधित किसी अन्य दंड में लघुकरण कर सकती है। क्या है कि जो भी दंड दिया गया है उसको अपराधी की सम्मति की जरूरत नहीं है, उसकी सम्मति के बिना भी जो समुचित सरकार है, समुचित सरकार कौन होती है? केंद्र और राज्य सरकार। हमने जो पढ़ा था कि केंद्र और राज्य सरकार है, जो जहाँ उसके लिए है एलिजिबल है, वो इसमें समुचित सरकार होगी। तो समुचित सरकार क्या कर सकती है? उसके दंड को लघुकरण, उससे कम दंड में, उससे छोटे दंड में कभी भी लघुकरण कर सकती है मृत्यु दंडादेश को। उसमें अपराधी से किसी भी प्रकार की सम्मति की जरूरत नहीं है। दूसरा है खय है आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया हो, अपराधी की सम्मति के बिना भी समुचित सरकार उस दंड को ऐसी अवधि के लिए जो 14 वर्ष से अधिक न हो। इसमें क्या है? 14 वर्ष से अधिक नहीं हो, दोनों में से किसी भांति के कारावास में लघुकरण कर सकेगी। जो मृत्यु दंडादेश है उसमें क्या है? बिना समुचित उसकी सम्मति के भी सरकार किसी भी दूसरे दंड में लघुकरण कर सकेगी। और जो आजीवन कारावास है उसको क्या कर सकेगी? उसमें भी सम्मति की जरूरत नहीं है, बिना सम्मति के कर सकती है जो समुचित सरकार है वो। और किस में कर सकेगी? कठोर या सादा किसी भी भांति के कारावास में कर सकती है जो 14 वर्ष से अधिक का नहीं होगा। तो इस प्रकार से उसके दंड का लघुकरण किया जा सकता है समुचित सरकार द्वारा। और देखो इसमें समुचित सरकार जो पद आया है तो उसके बारे में स्पष्टीकरण दिया गया है। स्पष्टीकरण क्या है? पहला है उन मामलों में केंद्रीय सरकार अभिप्रेत है जिनमें दंडादेश मृत्यु का दंडादेश है, या ऐसे विषय से जिस पर संघ के कार्यपालन शक्ति का विस्तार है, संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए है। तो केंद्र सरकार किस में है? पहली बात, अगर मृत्यु दंडादेश दिया गया है तो चाहे कहीं का भी हो मामला,
उसमें केंद्र सरकार समुचित सरकार होगी। या फिर संघ की कार्यपालन शक्ति का जहाँ पे विस्तार है उसके अंतर्गत अगर दंडनीय है तो भी उसमें केंद्र सरकार ही समुचित सरकार होगी। दूसरा क्या है, उन मामलों में उस राज्य की सरकार जिसके अंदर अपराधी दंडादेश हुआ है अभिप्रेत है, जहाँ के दंडादेश चाहे मृत्यु का हो या नहीं, ऐसे विषय से जिस पर राज्य की कार्यपालन शक्ति का विस्तार है संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए है। तो जैसे मान लो कि जिस राज्य की कार्यपालन शक्ति का विस्तार है वहाँ पे अगर मान लो कि कोई अपराध है तो उस दंडादेश के लिए समुचित सरकार कौन होगी, राज्य होगा। अगर केंद्र की कार्यपालन शक्ति के अंतर्गत है तो केंद्र सरकार होगी और राज्य की है तो राज्य सरकार होगी, चाहे मृत्यु का हो या नहीं हो, इसमें वो कोई नहीं है, दंडादेश कहीं का भी हो उसमें केंद्र या राज्य सरकार होगी। इस प्रकार से धारा 5 कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट है धारा 6। धारा 6 क्या है, दंडावधियों की भिन्नें। दंडावधियाँ हैं उनकी भिन्नें किस प्रकार से निकाली जाएगी, तो भिन्न दंडावधियों की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य माना जाएगा। अगर मान लो कि हम आजीवन कारावास की भिन्न निकाल रहे हैं तो क्या मानेंगे, आजीवन कारावास को 20 वर्ष के तुल्य मान के उसकी भिन्न निकालेंगे। बाकी तो जो कारावास है उसकी भिन्न निकाली जा सकती है, केवल आजीवन कारावास वाले में ही है तो आजीवन कारावास को 20 वर्ष के तुल्य माना जाएगा भिन्न निकालने के लिए। नेक्स्ट है सेक्शन 7। सेक्शन 7 क्या है, दंडाधीश कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठिन या सादा हो सकेगा। तो क्या है, जो दंडाधीश कारावास है वो या तो कठोर हो सकेगा या सादा हो सकेगा या उसका कुछ पार्ट कठोर या कुछ सादा हो सकेगा। तो इसके संबंध में उत्पन्न किया गया है धारा 7 में। तो धारा 7 में क्या बताया गया है कि हर मामले में जिसमें अपराधी दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय है वह न्यायालय जो ऐसे अपराधी को दंडादेश देगा सक्षम होगा कि दंडादेश में यह निर्दिष्ट करे कि ऐसा संपूर्ण कारावास कठिन होगा या यह है कि ऐसा संपूर्ण कारावास सादा होगा या ऐसे कारावास का कुछ भाग कठिन और कुछ भाग सादा होगा। तो क्या करेगा, इसमें यही बताया गया है कि जो मामला है उसमें जो सक्षम न्यायालय है जो सज़ा सुनाता है उसके पास में ये पावर होता है कि वो ये बता दे, ये उस टाइम पे ही उसी टाइम पे बात का निर्दिष्ट करे कि कारावास जो है वो कठोर होगा या सादा होगा। अगर कठोर होगा तो संपूर्ण कारावास कठोर होगा या संपूर्ण कारावास सादा होगा, या फिर किस प्रकार से होगा, कुछ उसका भाग कठोर होगा और कुछ सादा होगा। जिस भी प्रकार से वो देता है तो उसमें क्लियरली मेंशन करेगा कि ये कारावास है उसका इतना पार्ट कठोर होगा, इतना भाग सादा होगा, या संपूर्ण कारावास कठोर होगा या फिर संपूर्ण कारावास सादा होगा। तो ये क्लियरली मेंशन करेगा और वो इस प्रकार से दे सकेगा। नेक्स्ट है धारा 8। धारा 8 क्या है, जुर्माने की रकम का जुर्माना आदि के भुगतान में व्यतिक्रम करने के लिए दायित्व है। जो जुर्माना, अगर मान लो किसी के ऊपर जुर्माना लगाया गया है और वो जुर्माने की रकम को जमा नहीं कर रहा है तो उसके संबंध में क्या उत्पन्न किए गए हैं। तो पहला है इसका, जहाँ वह राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है जितनी तक जुर्माना हो सकता है वहाँ अपराधी जिस रकम के जुर्माने का दायी है वह अमर्यादित है किंतु अत्यधिक नहीं होगी। क्या है इसमें कि जहाँ वह राशि अभिव्यक्त नहीं की है, मान लो यहाँ जुर्माने की राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में होगा कि राशि अमर्यादित हो सकती है लेकिन अत्यधिक नहीं हो सकती है और उस प्रकार की राशि जुर्माने की लगाई जाएगी। उपधारा 2 क्या है, उपधारा 2 है कि किसी अपराध के हर मामले में कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय अपराध के जिनमें अपराधी कारावास सहित या रहित जुर्माने से दंडाधीश हुआ है, या तो कारावास और जुर्माना दोनों हैं उससे दंडनीय कोई अपराध है जिसमें अपराधी को क्या है, कारावास के साथ या कारावास के रहित जुर्माने से अगर दंडाधीश किया गया है। और दूसरा तथा कारावास या जुर्माने अथवा केवल जुर्माने से जिसमें अपराधी जुर्माने से दंडाधीश हुआ है वह न्यायालय जो ऐसे अपराधी को दंडाधीश करेगा सक्षम होगा कि दंडादेश द्वारा निर्देश दे कि जुर्माना देने से व्यतिक्रम होने की दशा में अपराधी अमुक अवधि के लिए कारावास भोगेगा। जो कारावास उस अन्य कारावास के अतिरिक्त होगा जिसके लिए वह दंडाधीश हुआ या जिससे वह दंडादेश के लघुकरण पर
दंडनीय है। तो क्या होगा, अगर मान लो कि कारावास या जुर्माना या फिर केवल जुर्माने से अगर कोई अपराधी दंडनीय है तो वह न्यायालय जो अपराधी को दंडादेश करेगा उसके पास यह सक्षम होगा, वो इस प्रकार का अधिकार होगा कि वह दंडादेश द्वारा निर्देश दे सकेगा कि अगर मान लो जुर्माने में अगर वो व्यतिक्रम करता है, जुर्माना नहीं देता है, तो अपराधी उस अमुक अवधि के लिए कारावास भोगेगा, जो कारावास उस अन्य कारावास के अतिरिक्त होगा। अगर मान लो कि कारावास दिया गया है और जुर्माना भी लगाया गया है और जुर्माना नहीं दे रहा है, तो जुर्माने के एवज में वो न्यायालय उसको फिर से कारावास भेज सकता है। कारावास तो भेज सकता है, लेकिन बात है कि जो पहले भी कारावास दिया गया और ये भी कारावास दिया गया, तो जो पहले दिया गया उसके ये अतिरिक्त होगी, ये अवधि उसमें शामिल नहीं होगी, ये अतिरिक्त अवधि होगी जो भी दिया गया है उसके। नेक्स्ट है धारा 3 कि यदि अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय हो, अगर कोई कारावास अपराध है वो कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय हो, तो वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे, कारावास की उस अवधि के 1/4 से अधिक नहीं होगी जो अपराध के लिए अधिकतम नियत है। अब जो हमने पहले पढ़ा कि अपराध के लिए मान लो कारावास भी है और जुर्माना भी है, अगर जुर्माने में व्यतिक्रम करता है तो उसको कितना कारावास दिया जा सकता है, तो जो अधिकतम अवधि बताई गई है, जो कारावास की अधिकतम अवधि बताई गई है उस अवधि के 1/4 से ज़्यादा नहीं होगा। वो जो भी कारावास दिया जाएगा उसके जुर्माने के एवज में वो उसके 1/4 से ज़्यादा का नहीं होगा। नेक्स्ट है धारा 4 वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने के लिए अधिरोपित करे, ऐसा किसी भांति का भी हो सकेगा जिससे अपराधी को उस अपराध के लिए दंडादेश किया जा सकता था। यानी कि अगर मान लो जो जिस अपराध के लिए किसी अपराधी को दंडादेश किया गया है, दंड दिया गया है, उसको कारावास दिया गया है और जुर्माना दिया गया है, अगर उसको कठोर कारावास और सादा, उस अपराध के लिए कठोर या सादा दोनों में से किसी भी भांति का अगर कारावास दिया जा सकता था उस अपराध के लिए, तो अगर जुर्माना देने में वो व्यतिक्रम करता है तो उस टाइम पे भी उसको व्यतिक्रम के लिए जो कारावास दिया जाएगा वो किसी भी टाइप का हो सकता है। उस अपराध के लिए उस प्रकार का कारावास होना ज़रूरी है। अगर मान लो किसी अपराध के लिए कठोर कारावास का ही उपबंध है तो जुर्माने में व्यतिक्रम पर उसको कठोर कारावास ही दिया जाएगा। अगर सादा कारावास का ही उपबंध है तो उसको केवल सादा ही कारावास दिया जाएगा। लेकिन अगर मान लो दोनों में से किसी भी भांति का कारावास का उपबंध है उस अपराध के लिए, तो उसको जुर्माने में व्यतिक्रम करने पर भी दोनों में से किसी भांति का कारावास दिया जा सकता है। नेक्स्ट है इसकी उपधारा 5। उपधारा 5 है कि यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो, अगर कोई अपराध है वो केवल जुर्माने से दंडनीय हो, तो वह कारावास जिसे न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए अधिरोपित करे सादा हो। क्या होगा, अगर मान लो कोई अपराध है वो जुर्माने से दंडनीय है, अब जुर्माना उस पर लगा दिया, वो जुर्माना नहीं दे रहा है तो उसको कारावास दिया जाएगा उसके एवज में। तो वो कारावास किस प्रकार का होगा, सादा कारावास होगा, और वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे, निम्न मापमान से अधिक की नहीं होगी। किस प्रकार से होगी वो अवधि, ये कैलकुलेशन इस प्रकार से की जाएगी। अगर मान लो जिसके साथ कारावास का भी उपबंध है तो कारावास के 1/4 से अधिक नहीं हो सकती, वो हो गया है कैलकुलेशन। लेकिन अब मान लो कि केवल जुर्माने से ही दंडनीय है, वो केवल जुर्माना ही देना है, तो फिर क्या होगा, अगर जुर्माना से ही दंडनीय उसको करना है, तो जुर्माना उसने दिया नहीं है तो उसके ऊपर कारावास कितना लगाया जाएगा, तो उसकी कुछ कैलकुलेशन है। पहली बात वो सादा होगा, दूसरी कैलकुलेशन है जब जुर्माने का परिमाण 5,000 रुपये से अधिक न हो तब 2 मास से अधिक की अवधि। अगर 5,000 रुपये से अधिक का नहीं हो तो 2 मास तक, अगर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया तो 2 महीने की अवधि तक उसको कारावास में रखा जाएगा। दूसरा, जबकि जुर्माने का परिमाण 10,000 रुपये से अधिक नहीं हो तब 4 मास। अगर मान लो कि 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया तो 2 मास हो गए, 10,000 रुपये तक का लगाया तो 4 मास हो गए। 4 मास से अधिक की अवधि की कोई अवधि तथा किसी अन्य दशा में 1 वर्ष से अधिक की कोई अवधि, और अगर 10,000 से ज़्यादा है तो 1 वर्ष तक, मैक्सिमम 1 वर्ष तक का कारावास उसको दिया जा सकता है, और कारावास सादा होगा। तो कैसे हुई कैलकुलेशन इसमें कि अगर मान लो कि जुर्माने से ही दंडनीय अपराध है और वो जुर्माना देने में व्यतिक्रम करता है तो उसको पहली बात सादा कारावास दिया जाएगा। दूसरा है कि जो कारावास दिया जा रहा है वो कारावास की कैलकुलेशन कितना हो सकता है, तो अगर 5,000 रुपये तक का अगर उसके ऊपर जुर्माना है तो 5,000 रुपये तक 2 मास का कारावास होगा। फिर 10,000 तक का अगर जुर्माना है तो 4 मास का होगा, और इससे ज़्यादा अगर कोई दूसरा जुर्माना है, इससे अधिक जुर्माना है तो मैक्सिमम 1 साल तक का कारावास उसको दिया जा सकता है।
तो इस प्रकार से हमारा सेक्शन 5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है सेक्शन 6, नहीं सॉरी, उपधारा 5 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट है उपधारा 6। उपधारा 6 है कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए अधिरोपित कारावास तब पर्यवसित हो जाएगा जब वह जुर्माना या तो चुका दिया जाए या विधि की प्रक्रिया द्वारा उद्ग्रहित कर लिया जाए। मान लो जुर्माना नहीं दिया है, उसके लिए उसको कारावास में रखा गया। अब वो किसी भी टाइम जुर्माना जब चुका देता है तो उसको कारावास से मुक्त कर दिया जाएगा। किसी भी टाइम अगर वो चुका दिया तो मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं चुकाता है और विधि की किसी प्रक्रिया द्वारा अगर उस जुर्माने को उद्ग्रहित कर लिया जाता है, वसूल लिया जाता है, तो भी उसको कारावास से मुक्त कर दिया जाएगा। तो कारावास से कब मुक्त हो सकता है वो? या तो वो जुर्माना चुका दे किसी भी समय, या फिर विधि की किसी प्रक्रिया द्वारा जुर्माना उससे वसूल कर लिया जाता है, तो उस कंडीशन में वो मुक्त हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए नियत की गई कारावास की अवधि का अवसान होने से पूर्व जुर्माने का ऐसा अनुपात चुका दिया या उद्ग्रहित कर दिया जाए कि देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास की जो अवधि भोगी जा चुकी हो वह जुर्माने के तब तक न चुकाए गए भाग के आनुपातिक से कम न हो, तो कारावास पर्यवसित हो जाएगा। अगर मान लो जुर्माना जो है वो कारावास में आ गया, जुर्माना उसने कुछ हद तक कुछ परसेंटेज उसका जुर्माने का चुका दिया, तो जो जितना शेष भाग बचा है उसके लिए जितना उस अनुपात में जितना उसको कारावास काटना था उतना काटने के बाद उसका कारावास पर्यवसित हो जाएगा, उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन उसका जिस एवज में जितना परसेंटेज उसका जो कारावास है उतना काट लिया है, जितना उसको जुर्माना लगा था उसका जितना भाग उसने नहीं दिया है उतना कारावास काट लिया उसने, तो उसको पर्यवसित कर दिया जाएगा, कारावास से छोड़ दिया जाएगा। यानी कि सीधी भाषा में ये समझ लीजिए कि उसने जितना भी जुर्माना उसके ऊपर लगा था 100% जुर्माना था, तो उसको जितना कारावास सुना है 100% हो गया। अब वो कुछ पार्ट उसका जमा कर देता है जुर्माने का, जेल में रहते हुए अगर जमा कर देता है तो जितना भाग जमा कर दिया तो जो भाग बच गया था उसके अनुपात में वो उसी के अनुपात के अनुसार अगर वो जेल काट लेता है, जेल की सज़ा काट लेता है, तो शेष भाग के लिए उसको छोड़ दिया जाएगा। अब इसमें एक दृष्टांत दिया गया है, तो हम दृष्टांत देखते हैं। दृष्टांत है कि 100 रुपये के जुर्माने और उसको देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए 4 मास के कारावास से दंडाधित किया गया। क्या है वो? 100 रुपये के जुर्माने के लिए और उसको देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए, जो उसका देने के लिए व्यतिक्रम हो गया तो उसके लिए 4 मास के लिए दंडाधित किया गया। यहाँ यदि कारावास के 1 मास के अवसान से पूर्व जुर्माने के 75 रुपये चुका दिए जाएँ, जो कारावास से 4 महीने का दिया गया वो 1 महीने का कारावास पूरा नहीं हुआ उससे पहले ही वो 75 रुपये चुका देता है, या किसी का विधि की किसी प्रक्रिया द्वारा उद्ग्रहित कर लिया जाए, तो प्रथम मास का अवसान होते ही क्या उन्मुक्त कर दिया जाएगा। परसेंटेज हो गया, कितना हो गया? 4 मास है तो 4 मास का 25% हो गया 1 मंथ, और उधर से उसने कितना दिया है? जो 100 रुपये का जुर्माना था उसमें से 75 दे दिया, तो कितना दे दिया? 75% दे दिया। 25% उसका बैलेंस रह गया और उसने कारावास कितना काट लिया? 25%। तो उसके एवज में उसी अनुपात में उसने कारावास काट लिया। तो जितना उसने कारावास काट लिया है उतना जितना कि उसको जुर्माना उसने नहीं दिया था, तो उसी एवज में उसके बराबर अनुपात में काट लिया, तो उसको 1 मास का अवसान होते ही तुरंत उन्मुक्त कर दिया जाएगा। यदि 75 रुपये प्रथम मास के अवसान पर या किसी भी पश्चातवर्ती समय पर जबकि कै कारावास में चुका दिए या उद्ग्रहित कर लिया जाए तो कै तुरंत उन्मुक्त कर दिया जाएगा। ये 75 रुपये कब दिए थे? जब 1 महीना हुआ नहीं था तभी दे दिया गया था, तो उसको 1 महीना होते ही छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर वो 1 महीना होने के बाद किसी भी टाइम पे 75 रुपये दे देता, तो 75 रुपये दे दिया मीन्स उसके 25% ही बचा था, 25% कारावास उसका हो चुका, तो उसको तुरंत से उन्मुक्त कर दिया जाएगा। यदि कारावास के 2 मास के अवसान से पूर्व जुर्माने के 50 रुपये चुका दिए जाएँ या उद्ग्रहित कर लिए जाएँ, तो क्या 2 मास के पूरे होते ही उन्मुक्त कर दिया जाएगा। अगर मान लो कि 50 रुपये चुका दिए जाते हैं तो क्या होगा? 2 मास का अवसान होते ही 50 रुपये का मतलब 50% हो गया। कारावास भी 4 मंथ का था, तो 50% कितना हो गया? 2 मंथ हो गया। तो क्या कर दिया जाएगा? 2 मास का अवसान होते ही उसको उन्मुक्त कर दिया जाएगा। और यदि 50 रुपये उन 2 मास के अवसान पर या किसी भी पश्चातवर्ती समय पर
जब कि कै कारावास में चुका दिया जाए या उद्ग्रहित कर लिया जाए तो कै को तुरंत उन्मुक्त कर दिया जाएगा। तो इसमें देखो कै है, उसको 4 महीने की सज़ा मिली थी। क्यों मिली थी? 100 रुपये का जुर्माना लगाया गया था उसके ऊपर। 100 रुपये का जुर्माना लगा, 4 महीने की सज़ा मिली। अगर मान लो 1 महीना होता है तब वो 75 रुपये दे देता है। 75 रुपये दे दिया मीन्स कितने रुपये कम दिए? 25 रुपये। 25% कम दिया तो 4 महीने का 25% 1 महीना होता है। अगर 1 महीना पूरा होने से पहले वो 75 रुपये दे देता है तो जैसे ही 1 महीना पूरा होगा उसको छोड़ देंगे। अगर मान लो कि वो 1 महीना पूरा होने के बाद देता है 75 रुपये तो उसका टाइम कारावास का पूरा हो चुका है 25%, तो इसलिए उसको तुरंत छोड़ दिया जाएगा। उसी प्रकार से मान लो कि 50 रुपये वो देता है। अगर 2 महीना पूरा होने से पहले ही वो 50 रुपये दे देता है तो उसका 50% टाइम नहीं हुआ, तो 2 महीना जिस दिन पूरा होगा उसी दिन उसको छोड़ दिया जाएगा। और अगर 2 महीना पूरा होने के बाद अगर वो किसी भी टाइम पे देता है तो क्या होगा? उसको तुरंत से छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि उसके एवज में उसने कारावास काट लिया। नेक्स्ट है उपधारा 7। उपधारा 7 है जुर्माना या उसका कोई भाग जो चुकाया न गया हो, दंडादेश दिए जाने के पश्चात 6 वर्ष के भीतर किसी भी समय, और यदि अपराधी दंडादेश के अधीन 6 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय हो तो उस कालावधि के अवसान के पूर्व किसी भी समय उद्ग्रहित किया जा सकेगा। और अपराधी की मृत्यु किसी भी संपत्ति को जो उसकी मृत्यु के पश्चात उसके ऋणों के लिए वैध रूप से दायी हो इस दायित्व से उन्मुक्त नहीं करती। क्या बताया गया है कि अगर मान लो कोई भी जुर्माना लगाया गया है और वो जुर्माने को नहीं चुका रहा है, और वो जुर्माने को अगर चुका नहीं रहा है तो क्या किया जाएगा? जो जुर्माना लगाया गया उसको जिस दिन दंडादेश दिया गया उससे 6 वर्ष तक कभी भी उद्ग्रहित किया जा सकता है, 6 वर्ष तक। और अगर मान लो कि उसको कारावास भी दिया गया था तो कारावास 6 वर्ष से बाद में भी चल रहा है, कारावास अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो जो कारावास की अवधि है तब तक उसको उद्ग्रहित किया जा सकता है। दूसरा, पहला तो ये हो गया। दूसरा इसमें मेन पॉइंट है कि जो व्यक्ति जिसको ये सज़ा दी गई है अगर वो मर जाता है तो उसकी कोई संपत्ति है जो ऋणों के लिए उत्तरदायी है, दायी है जो ऋणों के लिए, तो अगर वो मर जाता है तो वो दायित्व से उन्मुक्त नहीं हो जाती है, इस संपत्ति से भी उसको वसूला जा सकता है। तो इसमें 2 मेन पॉइंट क्या है कि एक तो जुर्माना जो है वो दंडादेश की अवधि से 6 वर्ष के भीतर किसी भी समय उद्ग्रहित किया जा सकता है। अगर वो कारावास भी भुगत रहा है साथ में तो कारावास की जितनी अवधि है उस अवधि तक उसको उद्ग्रहित किया जा सकता है। और अगर मान लो कि उस अपराधी की मृत्यु हो जाती है तो उस मृत्यु की दशा में उसकी जो संपत्ति है, उसके ऋणों के लिए जो दायी संपत्ति है वो दायित्व से उन्मुक्त नहीं हो जाती है, उससे भी उसको वसूल किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमारी धारा 8 कंप्लीट हो जाती है। आगे हम पढ़ेंगे धारा 9। धारा 9 है कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि। कई अपराध हैं अगर मान लो तो उनसे मिलके कोई अपराध बन जाता है तो उनके लिए दंड की अवधि क्या होगी? बहुत सारे अपराधों से मिलके अगर कोई एक अपराध बनता है तो उस अपराध के लिए दंड की क्या अवधि होगी? तो पहला है इसमें, जहाँ कोई बात जो अपराध है ऐसे भागों से जिनमें का कोई भाग स्वयं अपराध है। कोई बात जो अपराध है ऐसे भागों से जिनमें का कोई भाग स्वयं अपराध है मिलकर बनी है, वहाँ अपराधी अपने ऐसे अपराधों में से एक से अधिक के दंड से दंडित न किया जाएगा जब तक कि ऐसा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित नहीं हो। तो क्या है, अगर मान लो कई भागों से मिलकर बनी है तो उसको जितने सारे अपराध हैं उनके लिए जो दंड निश्चित किए गए हैं उनमें एक से अधिक के लिए दंडित नहीं किया जाएगा जब तक कि विशेष रूप से इसका उपबंध नहीं किया गया हो तब तक। दूसरा है, जहाँ कोई बात अपराधों को परिभाषित या दंडित करने वाले किसी तत्समय परिवर्त विधि 2 या अधिक पृथक परिभाषाओं में आने वाला अपराध है। जहाँ क्या है कि कोई भी अपराध है जो कि या तो इसमें या फिर तत्समय परिवर्त किसी अन्य विधि में 2 या अधिक पृथक परिभाषाओं में आने वाला अपराध है, अथवा जहाँ कई कार्य जिनमें से स्वयं एक से या स्वयं एकाधिक से अपराध घटित होता है मिलकर अपराध घटित करते हैं, वहाँ अपराधी को क्या है उससे गुरुतर दंड से दंडित नहीं किया जाएगा। जो ऐसे अपराधों में से किसी भी एक के लिए वह न्यायालय जो उसका विचारण करे उसको दे सकता है। तो देखो क्लियरली इसमें क्या है कि अगर मान लो कि कोई अपराध है वो कई अपराधों से मिलकर बना हुआ है और उसको सज़ा दी जानी है तो उसको एक ही अपराध के लिए एक सज़ा दी जाएगी, बहुत अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग सज़ा नहीं दी जाएगी।
अगर मान लो कोई अपराध है, अलग अलग परिभाषाओं में आ रहा है, जो इस विधि में या किसी एक समय परवत उस अपराध के समय परवत किसी अन्य विधि में जो अपराध आता है वो अलग अलग परिभाषाओं में आ रहा है, एक से अधिक परिभाषाओं के अंतर्गत अपराध आ रहा है, तो उसमें से जो अधिक कारावास जिसमें दिया जाए, जो सज़ा अधिक जिसमें सज़ा दी जा रही है वो सज़ा उसमें दी जाएगी। उसमें से अलग अलग नहीं दी जाएगी इसके लिए भी, लेकिन जिस अपराध के लिए ज़्यादा सज़ा है वो सज़ा उसको दी जा सकती है रेस्पेक्टिव न्यायालय के द्वारा। इसमें एक दृष्टांत दिया गया है। दृष्टांत है कै ये पर लाठी से 50 प्रहार करता है। कै है वो ये पर लाठी से 50 प्रहार करता है। यह हो सकता है कि कै ने संपूर्ण मारपीट द्वारा उन प्रहारों में से हर एक प्रहार द्वारा भी जिनमें वह संपूर्ण मारपीट गठित है ये कि स्वेच्छा और प्रतिकारित करने का अपराध किया। यदि कै हर प्रहार के लिए दंडनीय होता तो वह हर प्रहार के लिए 1 वर्ष के हिसाब से 50 वर्ष के लिए कारावासित किया जा सकता था, किंतु वह संपूर्ण मारपीट के लिए केवल एक ही दंड से दंडनीय होगा। तो ये दृष्टांत में यही समझाया गया है कि मान लो कि बहुत सारे अपराधों को मिलके एक अपराध बन रहा है तो एक ही अपराध के लिए उसको सज़ा दी जाएगी। जैसे क्या है कि एक व्यक्ति है वो दूसरे को क्या करता है, ये लाठी से पिटाई करता है उसकी, तो डंडे से 50 प्रहार कर रहा है। क्या है वो ये पर डंडे से 50 प्रहार कर रहा है। तो अगर सज़ा एक प्रहार, एक डंडे से एक बार प्रहार करने की सज़ा है 1 साल, 50 प्रहार किए तो उसको कितने साल की सज़ा हो गई, 50 साल की सज़ा हो जाएगी। लेकिन एक्चुअली पॉलिसी क्या है कि उसको एक ही बार दंडित किया जाएगा, तो सबको मिला के कम्युलेटिव उसको एक अपराध के लिए उससे लाठी से प्रहार करने के लिए उसको दंडित किया जाएगा, जो कि होगा 1 साल के लिए। तो यही इस धारा में बताया गया है। इसमें एक और दृष्टांत है, दृष्टांत ख। तो दृष्टांत ख क्या है, किंतु यदि उस समय जब कै ये को पीट रहा है मैं हस्तक्षेप करता है। अगर मान लो कि कै है वो ये को पीट रहा था, लेकिन उस टाइम पे मैं आ जाता है वहाँ पे और हस्तक्षेप करता है और कै मैं पर साथ से प्रहार करता है, तो यहाँ मैं पर किया गया प्रहार उस कार्य का भाग नहीं है। अब कै ये को पिटाई कर रहा था, 50 प्रहार किए, उसको उस पर 1 प्रहार के लिए सज़ा मिलेगी, लेकिन उस टाइम पे कोई बीच में आ जाता है मैं, और मैं पर भी वो लाठी से प्रहार कर देता है, तो वो उस कार्य का भाग नहीं है, वो अलग है, जिसके द्वारा कै ये को स्वेच्छा उपतिकारित करता है। इसलिए कै ये को स्वेच्छा उपतिकारित करने के लिए एक दंड से और मैं पर किए गए प्रहार के लिए दूसरे दंड से दंडनीय होगा। तो इस दशा में उसको 2 दंड दिए जा सकते हैं। कौन से, एक तो ये के ऊपर जो प्रहार कर रहा था उसके लिए, और दूसरा मैं जो बीच में आया था रोकने के लिए और उस पर भी प्रहार कर दिया था तो उसके लिए। तो इनके लिए दोनों के लिए एक दंड से दंडनीय नहीं होगा, इसके लिए दोनों के लिए अलग अलग 2 दंडों से वो दंडनीय होगा। नेक्स्ट है धारा 10। धारा 10 है उन सब मामलों में जिनमें यह निर्णय दिया जाता है कि कोई व्यक्ति उस निर्णय में विनिर्दिष्ट कई अपराधों में से एक अपराध का दोषी है। धारा 10 क्या है, कई मामलों में एक से एक के दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि वह संदेह है कि वह किस अपराध का दोषी है। कई अपराध होते हैं, उनमें से किसी एक का दोषी है, लेकिन निर्णय में यह पाया जाता है कि उसका ये नहीं पता है कि वो कौन से अपराध का दोषी है। ये साबित नहीं हो पाता कि कौन से अपराध का दोषी है। अगर इस प्रकार से साबित नहीं होता है तो उसके संबंध में उत्पन्न किया गया धारा 10 में। तो क्या उत्पन्न किया गया है, उन सब मामलों में जिनमें यह निर्णय दिया जाता है कि कोई व्यक्ति उस निर्णय में विनिर्दिष्ट कई अपराधों में से एक का दोषी है, किंतु यह संदेहपूर्ण है कि वह उन अपराधों में से किस अपराध का दोषी है। यदि वही दंड सब अपराधों के लिए उपबंधित नहीं है तो वह अपराधी उस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा जिसके लिए कम से कम दंड उपबंधित है। अगर मान लो जितने अपराध हैं उनके लिए एक ही जैसा दंड है तो वही दंड दिया जाएगा, लेकिन अगर मान लो कि दंड कम है किसी में ज़्यादा है, इस प्रकार से है और ये साबित नहीं किया जा सका कि वो किस अपराध का दोषी है, यह तो साबित हो गया कि वो दोषी तो है, लेकिन इतने सारे अपराधों में से कौन से अपराध का दोषी है, तो उन सब अपराधों के लिए जो सबसे कम सज़ा होगी वो सबसे कम सज़ा उसको दी जाएगी, सबसे कम सज़ा से उसको दंडित किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी धारा 10 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट है धारा 11। धारा 11 है एकांत परिरोध। एकांत परिरोध क्या है, जब कभी कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है जिसके लिए न्यायालय को इस संहिता के अधीन उसे कठिन कारावास से दंडादेश करने की शक्ति है। कोई व्यक्ति है
उसको जो अपराध, इस प्रकार का अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है जिसके लिए कठोर कारावास की व्यवस्था है और न्यायालय को इसकी शक्ति है कठोर कारावास देने की। तो न्यायालय अपना दंडादेश द्वारा आदेश दे सके कि अपराधी को उस कारावास के जिसके लिए वह दंडादेश किया गया किसी भाग या भागों के लिए जो कुल मिलाकर 3 मास से अधिक नहीं होगा, निम्न मान के अनुसार एकांत परिरोध पे रखा जा सकेगा। क्या है, अगर मान लो कोई अपराधी अपराध करता है, उसका अपराध साबित हो जाता है और उस अपराध के लिए कठोर कारावास दिया जाना है, तो न्यायालय क्या करता है, उस कठोर कारावास के एवज में कठोर कारावास में से उसका कुछ भाग एकांत परिरोध के रूप में भी सज़ा सुना सकता है। एकांत परिरोध कितना हो सकता है, 3 महीने से अधिक नहीं हो सकता है। अब उसकी कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाएगी, तो देखो, यदि कारावास की अवधि 6 मास से अधिक की न हो तो 1 मास से अधिक के समय, अगर जो कारावास है वो अगर 6 मास से ज़्यादा का नहीं है, 6 महीने तक का है, तो 1 मास तक का उसको दिया जा सकता है, 1 मास से अधिक का समय। दूसरा, यदि कारावास की अवधि 6 मास से अधिक है और 1 वर्ष से अधिक न हो तो 2 मास से अधिक का एकांत परिरोध, और यदि कारावास की अवधि 1 वर्ष से अधिक हो तो 3 मास का। तो एकांत परिरोध की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, पहली बात तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि ये केवल कठोर कारावास में ही दिया जा सकता है। दूसरा है कि अगर मान लो 6 महीने तक का है, 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, 6 महीने तक का अगर कारावास है तो 1 मास तक का एकांत परिरोध दिया जा सकता है। दूसरा है कि अगर मान लो 6 महीने से अधिक है लेकिन 1 साल से कम है तो 2 मास तक का एकांत परिरोध दिया जा सकता है, और अगर 1 वर्ष से भी अधिक है तो 3 मास तक का एकांत परिरोध दिया जा सकता है, और अधिकतम एकांत परिरोध 3 महीने तक का ही हो सकता है। अब नेक्स्ट है हमारी धारा 12। धारा 12 क्या है, एकांत परिरोध की अवधि। एकांत परिरोध जो है अधिकतम 3 महीने के लिए दिया जा सकता है, लेकिन वो किस प्रकार से दिया जाएगा, कितनी अवधि एक साथ में उसको एकांत परिरोध की दी जा सकती है, तो वो इसमें बताया गया है। एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन में ऐसा परिरोध किसी दशा में भी एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं होगा। एकांत परिरोध जो है वो एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं हो सकता किसी भी दशा में। साथ ही ऐसे एकांत परिरोध की कालावधियों के बीच उन कालावधियों के से अन्यून अंतराल होंगे, और जब दिया गया कारावास 3 मास से अधिक हो तब दिए गए संपूर्ण कारावास के किसी 1 मास में एकांत परिरोध 7 दिन से अधिक नहीं होगा। साथ ही एकांत परिरोध की कालावधियों के बीच में उन्हीं कालावधियों से अन्यून अंतराल होंगे। देखो क्या बताया गया है, पहली बार एक बार में किसी भी समय 14 दिन से अधिक एकांत परिरोध नहीं दिया जा सकता। दूसरा, अगर 3 महीने से अधिक का कारावास है तो 1 महीने में केवल 7 दिन का एकांत परिरोध दिया जा सकता है, और जितना एकांत परिरोध दिया जाता है अगला एकांत परिरोध देने के लिए जो बीच का अंतराल है वो उतना कम से कम उतना होना चाहिए जितना दिन का उसको एकांत परिरोध दिया गया। मान लो कि 14 दिन का एकांत परिरोध दिया गया तो कम से कम अगले 14 दिन के अंतराल के बाद ही दूसरा एकांत परिरोध उसको दिया जा सकता है, बीच में नहीं दिया जा सकता। तो इस प्रकार से उसकी कैलकुलेशन की जाएगी। तो इसमें मेन पॉइंट क्या हुए, 14 डेज से ज़्यादा नहीं दे सकते, जितने दिन का एकांत परिरोध दिया जाता है उतना ही उसको अंतराल होगा अगले एकांत परिरोध में। अगर 3 महीने से अधिक का कारावास है तो 1 मास में केवल 7 दिन अधिकतम एकांत परिरोध दिया जा सकता है, और इसमें भी उतना ही अंतराल होगा जितना दिन का एकांत परिरोध दिया जाता है। तो इस प्रकार धारा 12 हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट है धारा 13। धारा 13 है पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड। जो पूर्व दोष सिद्धि हो जाती है उसके पश्चात जो कुछ अपराध हैं उनके लिए दंड की क्या व्यवस्था की गई है, तो देखो क्या है, जो कोई व्यक्ति भारत में के किसी न्यायालय द्वारा इस संहिता के अध्याय 10 या अध्याय 17 के अधीन 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि, या तो 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषित ठहराए जाने के पश्चात उन दोनों अध्यायों में से किसी अध्याय के अधीन उतनी अवधि के लिए वैसे ही कारावास से दंडनीय किसी अपराध का दोषी हो तो वह हर ऐसे पश्चातवर्ती अपराध के लिए आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी से दंडनीय होगा। तो इसमें क्या है, इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति है जो भारत के किसी न्यायालय द्वारा
इसी संहिता के अध्याय 10 या 17 के अधीन 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, अगर मान लो पहले कभी दोषी ठहराया गया था और उन्हीं दोनों अध्यायों में से किसी अध्याय के अधीन उतनी अवधि के लिए वैसे ही कारावास से अगर मान लो फिर से दोषी पाया जाता है, जो पहले दोषी पाया गया था, दोषी ठहराया गया था, सज़ा सुनाई गई थी, उतनी ही अवधि के लिए वैसे ही कारावास से अगर मान लो वो फिर से दंडनीय पाया जाता है तो उसके लिए क्या होगा, या तो आजीवन कारावास या फिर दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा। तो इस प्रकार से उसकी सज़ा है वो बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार ये जो दंडों के विषय में हमारा चैप्टर था धारा 4 से लेके 13 तक, 4 से 13 तक वो कंप्लीट हो जाता है। तो चलो एक बार इसका हम रिव्यू कर लेते हैं, दोबारा से इसको देखते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था धारा 4 जो कि दंड के बारे में बताता है। दंड कितने टाइप के, 6 टाइप के दंड हैं। क्या क्या हो गए, मृत्यु दंड, आजीवन कारावास, फिर कारावास, कारावास भी 2 टाइप का है, कठोर कारावास और सादा कारावास, संपत्ति का समापरण, जुर्माना और सामुदायिक सेवा। इस प्रकार से 6 दंडों की व्यवस्था की गई है। इसमें नया दंड कौन सा जोड़ा गया है, सामुदायिक कारावास सेवा है जो, वो नया दंड जोड़ा गया है जो कि आईपीसी में पहले नहीं था। तो इस प्रकार से ये दंड दे दिए गए हैं। उसके बाद में अगली है धारा 5। धारा 5 है मृत्यु दंडादेश या आजीवन कारावास का लघुकरण। तो मृत्यु दंडादेश और आजीवन कारावास का लघुकरण कब किया जा सकता है। मृत्यु दंडादेश है तो वो अपराधी की सम्मति के बिना भी समुचित सरकार उसका लघुकरण कर सकती है, उससे छोटे किसी भी दंड में। और आजीवन कारावास है, उसका लघुकरण भी अपराधी की सम्मति के बिना समुचित सरकार कर सकती है, जो कि 14 वर्ष से अधिक का कारावास नहीं होना चाहिए। समुचित सरकार कौन होगी, जिनमें केंद्रीय कार्यपालन शक्ति का विस्तार हो उसमें केंद्र सरकार, और जिनमें राज्य कार्यपालन शक्ति का विस्तार हो उसमें राज्य सरकार, ये समुचित सरकार होगी। नेक्स्ट है धारा 6। धारा 6 है भिन्नों की गणना, दंडावधियों की भिन्नें। तो दंडावधियों की भिन्नें क्या होंगी, दंडावधियों की भिन्नें में और तो सबके लिए निकाल सकते हैं, आजीवन कारावास के लिए निकालने की रहती है मैन, तो आजीवन कारावास को कितना लिया जाएगा, 20 वर्ष के तुल्य माना जाएगा। नेक्स्ट है धारा 7। धारा 7 है दंडाधीश कारावास के कतिपय मामलों में संपूर्ण कारावास या उसका कोई भाग कठोर या सादा हो सकेगा। तो क्या है ये कि जो न्यायालय निर्णय सुनाता है वो या तो संपूर्ण कारावास सादा दे सकता है, जिसमें कठोर या सादा दोनों में से किसी भी भांति का कारावास दिया जा सकता है, उसके बारे में बात हो रही है कि उनमें से या तो संपूर्ण कारावास सादा हो सकता है या कठोर हो सकता है, या फिर उसका कुछ भाग सादा और कुछ कठोर हो सकता है। ये क्लियरली मेंशन करेगा न्यायाधीश जो कि निर्णय सुना रहा है। अगली है धारा 8। धारा 8 है जुर्माने की रकम का जुर्माना के भुगतान में व्यतिक्रम होने पर दायित्व है। तो जो जुर्माने की रकम है, जुर्माने के भुगतान में अगर व्यतिक्रम हो जाता है तो उसका क्या दायित्व है। तो अगर दायित्व यह है कि मान लो कि जुर्माना और कारावास दोनों है, तो अगर जुर्माना नहीं देता है तो उसके एवज में कारावास दिया जा सकता है। कारावास किस प्रकार का दे सकता है, उस अपराध के लिए जिस टाइप का कठोर है या सादा है, तो जिस प्रकार का कारावास दिया जा सकता था उसी टाइप का दिया जा सकता है। कितना दिया जा सकता है, तो जो कारावास दिया जा सकता है उसके 1/4 से अधिक नहीं हो सकता है। अब दूसरा है इसमें कि मान लो कि कारावास है ही नहीं, केवल जुर्माने से दंडनीय है। केवल जुर्माने से अगर दंडनीय है तो उसके लिए भी उपबंध किया गया है कि अगर केवल जुर्माने से है तो उसको पहली बात तो सादा कारावास दिया जाएगा, उसको कठोर कारावास नहीं दिया जाएगा। और सादा कारावास दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा, उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। तो वो है कि अगर मान लो जुर्माना 5,000 रुपये से अधिक का नहीं है तो 2 मास, अगर 10,000 रुपये से अधिक का नहीं है तो 4 मास, और कोई दूसरी अवधि है तो उसके लिए 10,000 से ज़्यादा का अगर कोई अमाउंट है तो 1 वर्ष से अधिक का कोई कारावास दिया जा सकता है। तो क्या हुआ, 5,000 रुपये तक 2 मास, 10,000 तक 4 मास, और इससे अधिक है तो 1 वर्ष तक का कारावास उसको दिया जा सकता है। तो ये हो गया। इसके बाद अगर मान लो कि वो कारावास दिया गया है, किसी भी टाइम पे वो जुर्माना दे देता है, अगर जुर्माना दे देता है तो उसको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन किस प्रकार से छोड़ा जाएगा, जितना जुर्माना उसको ऊपर लगाया गया है उसके जितना अनुपात जमा करा देता है, और जो अनुपात बच गया था, जो बचा हुआ अनुपात है, उसके एवज में कारावास काटने के पश्चात उसको छोड़ दिया जाएगा। मान लो कि उसको 100 रुपये का जुर्माना लगाया गया था, 50 रुपये वो वापस जमा करा देता है, तो
और 4 महीने की अगर सज़ा दी गई थी तो 4 में से 100 रुपये आधा हो गया तो 50% काट लेगा वो। 2 महीने की सज़ा काटने के बाद उसको छोड़ दिया जाएगा। अगर वो 2 महीने काटने से पहले जमा करा देता है तो 2 महीना जिस दिन होगा उस दिन छोड़ दिया जाएगा। अगर उसके बाद में जमा कराता है तो जिस दिन जमा करा रहा है उसी दिन उसको छोड़ दिया जाएगा। तो ये हो गया जुर्माने के संबंध में। नेक्स्ट है धारा 9 कि कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि। अगर मान लो कि कई अपराधों से मिलकर एक अपराध बना है तो उसके लिए दंड की अवधि क्या होगी। तो अगर मान लो कि सेम ही अपराध है, बहुत सारे अपराधों से मिलकर एक अपराध बना हुआ है तो उसके लिए केवल एक ही अपराध के लिए उसको दंडित किया जाएगा, सभी के लिए नहीं किया जाएगा। इसमें एक दृष्टांत भी दिया गया था। दृष्टांत में ये बताया गया था कि एक आदमी है, ए है, वो बी को पीट रहा है, 50 डंडे बरसाता है तो उसको एक ही डंडे के लिए उसको सज़ा मिलेगी, उसको 50 डंडे के लिए 50 बार सज़ा नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर बीच में कोई डी आ जाता है और डी के ऊपर भी वो डंडा बरसा देता है तो उसके लिए डी के लिए अलग से सज़ा का प्रावधान होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो जो पहले पीट रहा था उसी में इसको शामिल कर लिया जाएगा। तो इसको इस प्रकार से 2 सज़ा दी जा सकती हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट है धारा 10 कि कई अपराधों में से एक का दोषी व्यक्ति के लिए दंड, जबकि निर्णय में यह कथित है कि पता नहीं है कि वो कौन से अपराध का दोषी है। अगर इस प्रकार का संदेह है तो उसको जिस अपराध के लिए कम से कम दंड दिया जाना जाएगा, जिस अपराध के लिए कम से कम दंड की व्यवस्था है वो सज़ा सुनाई जाएगी उसको। इसके बाद है धारा 11 एकांत परिरोध। तो एकांत परिरोध कब दिया जा सकता है। तो सबसे पहले एकांत परिरोध कठोर कारावास का अगर सज़ा सुनाई गई है तो दिया जा सकता है। अब एकांत परिरोध कितना हो सकता है तो अधिकतम 3 मास तक हो सकता है। अगला है कि यदि कारावास की अवधि 6 मास से अधिक की नहीं है तो 1 मास तक का हो सकता है। अगर 6 मास से 1 वर्ष से अधिक नहीं हो, 6 मास से अधिक हो लेकिन 1 वर्ष से कम हो तो 2 मास तक का, और अगर इससे ज़्यादा हो तो 3 मास तक का एकांत परिरोध दिया जा सकता है। अब है एकांत परिरोध किस प्रकार से दिया जाएगा। तो पहला पॉइंट है कि एकांत परिरोध किसी भी समय 14 दिन से अधिक एक साथ नहीं दिया जा सकता है। दूसरा, अगर 3 मास से अधिक का कारावास है तो 1 महीने में अधिकतम 7 दिन का एकांत परिरोध दिया जा सकता है। और जितने दिन का एकांत परिरोध दिया जाता है उससे कम का उस बीच में अंतराल नहीं होगा। एकांत परिरोध से एक बार देके दोबारा एकांत परिरोध देना है तो उससे कम का अंतराल नहीं होगा, उससे एन्यून अंतराल पे दिया जाएगा। मीन्स उसके बराबर या उससे अधिक का ही अंतराल होगा जो बीच में एकांत परिरोध के। और लास्ट है कि पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात अगर मान लो कि दोबारा से वो अपराध करता है तो उसके लिए वर्धित दंड। तो वर्धित दंड कितना होगा कि जो कोई व्यक्ति अध्याय 10 और अध्याय 17 के अधीन 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडनीय है तो दोषी ठहराए जाने के पश्चात अगर मान लो कि वो दोबारा कभी उसी प्रकार के अपराध के लिए उतने ही दंड के लिए अगर दंडनीय किया जाता है तो उसमें पूर्व दोष सिद्धि का रूल लागू हो जाएगा और उसको या तो आजीवन कारावास या फिर दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जा सकेगा। तो ये हमारा रिवीजन हो गया है चैप्टर 2 का। चैप्टर 2 धारा 4 से लेकर 13 तक दंडों के विषय में, ये दंड किस प्रकार से दिए जा सकते हैं उनके बारे में बताता है। कितना दंड दिया जाएगा किस अपराध के लिए वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यह है कि दंड कौन कौन से दंड दिए जा सकते हैं, किस प्रकार से दिए जा सकते हैं, दंडों की कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाएगी, अगर जुर्माना है तो जुर्माना कैसे वसूला जाएगा, अगर जुर्माना नहीं देता है तो किस प्रकार से वसूला जाएगा, या उस पर क्या कार्यवाही की जाएगी, या फिर उसको एकांत परिरोध कैसे दिया जाएगा, एकांत परिरोध कितना दिया जा सकता है, उन सब के बारे में हमने इसमें पढ़ा। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज की वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ेंगे।